लॉ को सबसे ऊपर रखते हुए सबके साथ अच्छे रिलेशंस बनाता है। कोई भी अटैक होता है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर में तो सबसे पहले भारत ही उस अटैक को खंडन करता है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि भारत की जो पोजीशनिंग है वो एक, अब हम देख रहे हैं कि चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो कोई भी कंट्री हो, उन सब में से अगर कोई निकल के आए तो भारत एक बहुत उच्च स्थान में, मैं बोलना चाहूंगी कि आपके माध्यम से, कि कहीं ना कहीं देखिए सभी भारत को बोल रहे हैं कि इस वॉर को आप ही पावर ब्रोकर कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है सृष्टि जी। जी बिल्कुल साफ तौर पर। और देखिए तमाम देश ये कह रहे हैं कि मध्यस्थता अगर करने की जो यहाँ पर कैपेसिटी है वो पीएम मोदी में हो सकती है, और ये हमारे देश के लिए भी एक शुभ संकेत हम मान सकते हैं, क्योंकि अगर इस विश्व युद्ध के दौरान, और विश्व युद्ध हम इसलिए बार बार कह रहे हैं क्योंकि आसार वैसे ही नजर आ रहे हैं मल्लिका जी। ठीक है, मैं लौटूंगी यूके देवनाथ सर भी इंतजार कर रहे हैं। सर आपसे मैं ये समझना चाहेंगे, अगर बात की जाए, अब आपने देखा नेटो देशों ने पल्ला झाड़ लिया, क्या ये पल्ला झाड़ना आगे के आने वाले चुनाव में, और जब ईरान अपना रिटालिएशन पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेगा, ठीक है हम मानते हैं वहां नेता नहीं है बातचीत करने के लिए, उसके बावजूद भी ईरान कह रहा है कि हम मरते दम तक अमेरिका का लोहा यहां पर जो है हम काटेंगे, अमेरिका को काटेंगे, इजराइल को काटेंगे, ये तमाम बयान अगर जारी किए जा रहे हैं। इसी बीच अगर बात की जाए नेटो देशों की प्रतिक्रिया, रिएक्शंस जो आए हैं, उससे जरा ट्रंप संभलेंगे, क्या लग रहा है सर? कह रहे हैं कि ये कागजी शेर है, कागजी शेर कहना इतना मुनासिब है नेटो को? हाँ देखिए, ट्रम्प जब बयान देते हैं तो उनके बयान को हल्के में ही लेना उचित होगा। हाँ। अगर हम याद देखें, क्लासिक केस था जब उन्होंने जेलेंस्की को बुलाया और व्हाइट हाउस में बिठाया और पूरे वर्ल्ड के मीडिया के सामने उन्होंने जेलेंस्की को क्रिटिसाइज किया। जी। जेलेंस्की बगले झांक रहे थे। तो ट्रम्प जाने जाते हैं अपने इस तरह के हल्के बयानों के लिए। उनको भी मालूम है कि इस तरह के बयानों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। जब वो नेटो देशों को कागजी शेर करते हैं, उनको भी मालूम है कि नेटो देशों का गठन तो रूस के खिलाफ हुआ था। बिल्कुल। नेटो का गठन वार्सा पैक्ट के खिलाफ हुआ था। नेटो का जो चार्टर 5 है वो बहुत क्लियरली कहता है कि अगर नेटो देश पर कोई हमला करता है तो फिर नेटो के सारे देशों पर हमला माना जाएगा और वो जवाबी कार्रवाई में उस देश पर हमला करेंगे मिलकर। जी। अब यहाँ तो नेटो बहुत क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहा है कि हमला क्या ईरान ने किया था अमेरिका के ऊपर? नहीं। तो हमला किसने किया था? अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। तो नेटो के चार्टर 5 को यहाँ पे इस्तेमाल करने का सवाल ही नहीं उठता है। दूसरी बात, इतना बड़ा युद्ध क्या कभी किसी नेटो कंट्री के साथ उन्होंने उसको कॉन्फिडेंस में लिया था? कोई सलाह मशवरा की थी? नेटो का चार्टर 1 से लेके चार्टर 4 तक बहुत क्लियर है कि जो भी युद्ध होगा वो मिलजुल के लड़ा जाएगा। तो युद्ध लड़ने का पहला स्टेप होता है कि जितने स्टेक होल्डर्स होते हैं वो पहले आपस में बैठकर कन्विंस करते हैं कि क्या युद्ध जरूरी है, क्यों युद्ध जरूरी है, किस तरह से युद्ध लड़ा जाएगा। यहां तो अमेरिका ने पहले छलांग मार दी और उसके बाद अब नेटो को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेटो देशों के पास काफी सारी दिक्कतें भी हैं। ये समझना पड़ेगा कि नेटो देश जो हैं वो उनका जो बचा खुचा रिजर्व ऑफ पावर है, उनके पास जो एक्स्ट्रा मिलिट्री दमखम है, वो पूरी तरह से नेटो देश जो हैं यूक्रेन में दे रहे हैं। तो यूक्रेन में युद्ध के लिए जब वो अपनी बम मिसाइलें सब कुछ दे देते हैं, उसके बाद नेटो देशों के पास कुछ बचता नहीं है। ऐसे भी जब अमेरिका कहता है कि नेटो देश हेल्प करें, मैं आपको बताता हूं, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, कैसे करेंगे? नेटो देशों को अमेरिका से खरीद के इस युद्ध में छलांग मारनी पड़ेगी। तो अमेरिका के तो पौमारा हो गए, बल्ले बल्ले। जी जी ठीक है। कैप्टन सर, श्याम सर, मैं आपके पास लौटा चाहूंगी। देखिए देश की जनता यही सुनना चाहती है हर टीवी डिबेट में कि भारत का क्या होगा। अब जिस तरीके से यहां पर कहा जा रहा है अहम बैठकें ली जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अहम बैठक लेकर हो रही है, और जिस तरीके से तेल का संकट मंडराएगा प्राकृतिक गैस के लिए, क्या सर समझते हैं आप? और अगर अब स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी, कहा जा रहा है कि क्या आपके पास बैकअप प्लान नहीं है, ऐसे में क्या आप तमाम देश की जनता को संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से कि जो ये अर्थव्यवस्था पर चोट देने की कोशिश की है ये तमाम देशों ने युद्ध में अपने आप को झोंक कर, भारत अछूता रहेगा क्या सर? भारत के लोग, हमारी पुरानी सभ्यता है, हमने कोविड झेला है, हमने पहले भी बहुत सारे अटैक्स झेले हैं। हाँ। हमने बहुत कुछ सीखा है। हम आवश्यकता में आविष्कार ढूंढते हैं, फिर से ढूंढेंगे। ये तो बात हुई थोड़ी सी फिलोसफिकल,
लेकिन सीधी बात करूं तो कतार का जो गैस था उसके लिए हमने अमेरिका से संबंध कर लिया। 22 to 28 मीट्रिक टन पर एनम जो गैस की जरूरत थी उसमें से रिलायंस जामनगर 100% दे रहा है। फिशर्स बढ़ाए गए हैं, जेट्टी पे हमारी फैसिलिटीज बढ़ाई जा रही है। जी, जी। 4 टैंकर जो वहां हैं 3 लाख टन के साथ उनको लाएंगे हम, 2 आ चुके हैं। हमने गैस की कीमतें थोड़ी सी बढ़ाई, हमने पाइपलाइंस में प्रेशर कम किया, हमने एसेंशियल सर्विस एंड मेंटेनेंस एक्ट लगाया है। हम अमेरिका से हमारा ऑलरेडी 1 साल का संबंध हो चुका है 2.2 मीट्रिक टन पर एनम का। करीब 50% अभी जो गैस की किल्लत है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे। पैनिक नहीं होना चाहिए, सोशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। जो हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है उसको भी अच्छी तरह से पैनी नजर के साथ भारत देख रहा है। रशिया से तेल की बात हमने कर ली है। ये भी ध्यान रहे, ईरान से भी हम तेल लेने की बात कर रहे हैं। सैंक्शन के कारण रुका था, लेकिन नवंबर में पिछले साल हमने वो स्टार्ट कर दिया था। लगातार पेस्कियान से जो बातें सुन रहे हैं आप, ये जो कस्क टर्मिनल है वो ओमान की खाड़ी में बाहर में है, चाबार पोर्ट के बिल्कुल नजदीक है, और वहां से तेल ईरान सप्लाई करना शुरू कर चुका है डायरेक्ट पेट्रोल डाल के। बिल्कुल, तो आप समझ लीजिए कई देश वहां से तेल लेना शुरू करेंगे और अमेरिका चुप रहेगा। इसलिए चुप रहेगा कि ऑयल को प्रभावित होने देना अमेरिका नहीं चाहता, वरना वर्ल्ड उसके अगेंस्ट हो जाएगा। उसका मुद्दा है उस एरिया में एनर्जी, कहते हैं अटैक ऑन एनर्जी विद ए प्री प्लान्ड सिनर्जी। अटैक ऑन एनर्जी विद ए प्री प्लान्ड सिनर्जी। सात मिडिल ईस्ट से 40,000 सेना हटाई नहीं, सबके मिडिल ईस्ट में सबके सब वही मौजूद रहे, कहीं नहीं गए। पता था कतार में अटैक हुआ था पिछले साल, तो इस बार भी होगा। और पहले ही दिन ईरान ने मारा 7 देशों को एक साथ, सब चुप है। रियाद में भी सिर्फ गुहार लगाई जा रही है, मिलिट्रली कोई कुछ नहीं बोल रहा। भारत के प्रधानमंत्री ने इन 6 देशों से बात किया और ये समझाया कि आप लड़े मत लड़ो, अमेरिका जो कर रहा है करने दो, पता नहीं मुझे, लेकिन आप मत करो, बिकॉज हमारे रेमिटेंस, हमारा संबंध, हमारे रिक्वायरमेंट I2 U2 IMEC ये सब वहीं से जा रहा था। हाइफा तक हम जा रहे थे, इजराइल और यूएई के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध बन गए थे। इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर वहीं से लगने वाला था, यूरोप तक का सब हमारे लिए हो रहा था। तो हमें दिक्कत होगी, इसलिए इन देशों को रेस्ट्रेन कर रहे हैं हम। क्रांति से पहले की शांति। अब ईरान बोलता है बदले की भावना से मैं लड़ूंगा, आई फॉर आई, टिट फॉर टैट, बदला लूंगा। इसलिए वो एनर्जी सेक्टर को मार के एक तरह से डाइवर्सिफाई कर रहा है उस युद्ध को, और अमेरिका उसको रेस्ट्रेन करने की कोशिश कर रहा है। ये पावर सेक्टर पे वार्निंग उसी का एक अल्टीमेटम है, उसी का एक आगे का हिस्सा है। सही बात है, चलिए उसी पर आक्रामकता अपनी उनकी निकली जरूरतें भी पूरी है। करेगा। जी ठीक है सर। मल्लिका जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। मल्लिका जी, अब जरा ये समझने की कोशिश करते हैं, ये तमाम देशों की जो एंट्री ये दिखा रही है, एक तरफ ट्रंप ताकतवर होंगे, एक तरफ ईरान जो है अभी तो फिलहाल कमजोर नजर आ रहा है। ईरान के लिए केवल बयानबाजी तेज हो रही है। आप देखिए, ध्यान दीजिए, ईरान के लिए, ईरान की मदद के लिए अभी अगर हम कह सके, अगर हम कागजी पन्नों पर ये लिख सके कि ये तमाम देश आगे आ गए, तो ये तो मुनासिब नहीं होगा ना। बिल्कुल सृष्टि जी, जैसे अमेरिका क्लेम कर रहा है कि 77% उसकी जो मिसाइल की क्षमता है वो यूएस और इजराइल ने खत्म कर दी है, बट उस 23% से भी जो ईरान अपने चीप मिसाइल से उनके $1 बिलियन के एक पहले जहाज को, जो F-35 जिसको अदृश्य जहाज बोलते थे, अदृश्य विमान बोलता था अमेरिका, उसको उन्होंने खत्म कर दिया है। उनकी पेट्रियट मिसाइल्स को वो खत्म कर रहा है। तो ये चीप ड्रोन से देखिए, ईरान के लिए ये सर्वाइवल की लड़ाई है। एक और पॉइंट में सृष्टि जी ऐड करना चाहती थी, जब यूके देवनाथ सर से आपने नेटो का सवाल पूछा था, देखिए उसमें भी एक अलग ट्विस्ट आया है सृष्टि जी। नेटो जो पहले रैली करता था कहीं ना कहीं पीछे अमेरिका के प्रेसिडेंट्स के साथ, आप देखिए चाहे वो अफगान वॉर हो, चाहे वो इराक वॉर हो, नेटो ने कभी भी अमेरिका को आंख नहीं दिखाई। बट अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फ्रैक्शंस आ गए हैं नेटो के अलायंसेस में भी। नेटो भी आंख दिखाने लग गया है अमेरिका को। ना केवल ट्रम्प एक्सटर्नल उसमें फेस कर रहे हैं, इंटरनली भी आप देखिए कि उनका जो वोटिंग परसेंटेज देखिए, जब इराक वॉर हुई थी, चाहे आपकी अफगान वॉर हुई थी, तो हम देखते थे जॉर्ज बुश के टाइम पर, हमने ओबामा के टाइम पर देखा कि जितनी भी सिविलियंस हैं वो जैसे ही अमेरिकन मिलिट्री कहीं भी तैनात होती थी तो अमेरिकन प्रेसिडेंट के पीछे चलते थे। वॉर के टाइम पर वो सब साथ हो जाते थे। बट अभी आप रीसेंट पोल्स देखिए, आप इकोनॉमिक टाइम्स का पोल देखिए, आप CNN का पोल देखिए, जितने भी पोल्स आ रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि जो बेस है, जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं, वो डिसएग्री कर रहे हैं, फुल्ली डिसएग्री कर रहे हैं कि ये वॉर तो अमेरिका की थी ही नहीं। इनफैक्ट जो रिपब्लिकन बेस भी है कहीं ना कहीं वो भी हिल चुका है।
तो ये जो सृष्टि जी बार बार हम देख रहे हैं फ्रैक्शंस आते हुए, ना केवल नेटो अलायंसेस पर बट अब अमेरिकन सिटीजन्स भी क्वेश्चन करने लग गए हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका वीक तो पड़ रहा है इंटरनली और एक्सटर्नली। जहां तक बात रहती है ईरान की, तो देखिए ईरान के पहले दिन सुप्रीम लीडर को रिमूव कर दिया गया 28 फरवरी को। तब से Absolutely. अब तक वो एक घायल शेर की तरह है जो अभी तक लड़ रहा है बिल्कुल अपनी 23% क्षमता के साथ भी। एब्सोल्युटली वर्चस्व की लड़ाई है और ऐसा कह सकते हैं कि बारूद पर बैठा इस वक्त ईरान है। यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास लौटना चाहूंगी। सर, यहां इजराइल ने ईरान के साउथ पार्ट्स पर अटैक किया। पूरी दुनिया जानती है कि नेचुरल गैस का बहुत बड़ा वो भंडार है, डिपेंडेंसी है। उसके बाद ईरान ने कतर पर अटैक किया, ऊर्जा ठिकानों पर। और ट्रंप का बयान जो है, इजराइल इससे सहमत नहीं है। आपने पढ़ा होगा, ट्रंप इसके बारे में जानते ही नहीं थे और इजराइल के तमाम अखबारों में इसका जिक्र था कि हमने मिलीभगत से साउथ पार्ट्स पर अटैक किया था। तो ऐसे में अगर बयानबाजी में ऐसे पूरी दुनिया देख रही है कि यहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्या आपको लग रहा है कि अब तक तो जितना अटैक होना था ईरान में हो गया, लेकिन आने वाले समय में हो सकता है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंशा जो है किसी और दिशा में भी खिसक सकती है? क्या कहेंगे सर? हाँ, हो ये रहा था कि पिछले हफ्ते तक डोनाल्ड ट्रंप को ये उम्मीद थी कि ईरान बहुत जल्दी बकल डाउन हो जाएगा, सरेंडर कर देगा, हथियार डाल देगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जितने कैपिटलिस्ट हैं वो बहुत ही लालच भरी निगाहों से ईरान की ऑयल इंडस्ट्री की तरफ देखते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लग रहा था कि ईरान अगर बकल डाउन हो जाएगा, सरेंडर कर देगा, तो सबसे पहले अमेरिका के जो कैपिटलिस्ट ऑयल कंपनीज हैं, जो कि ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त हैं, वह पहुंच जाएंगे ईरान में और जितनी ड्रिलिंग कंपनी का काम है, रिफाइनरीज का काम है, सब अमेरिकन कंपनीज के हाथ में चला आएगा। ऑयल स्टोरेज डिपोज अमेरिकन के हाथ में आ जाएंगे। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि अमेरिका ही ईरान के ऑयल को ट्रेड करेगा, किसको बेचना है, नहीं बेचना है, चीन को नहीं बेचना है।